फैटी लीवर का जो मुख्य कारण है एक्सेसिव कैलोरी लेना। आप देखते होंगे रेड बुल लड़के कंज्यूम करते हैं, एक्सेसिव कैलोरी है उसमें। तो ये सब चीजें सीधे फैटी लीवर से लिंक्ड हैं कि लीवर में बहुत कैपेसिटी होती है चीज़ों को सहने की। 10-15 साल अगर मैं दारू का सेवन कर रहा हूँ और वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में, तब जाके कहीं मेरा लीवर खराब होगा। 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, जो आजकल हर 10 में 3 या 4 फीमेल में आपको पीसीओडी मिलेगा। आप न्यूज़ खोलेंगे, आपको आए दिन एक खबर मिलेगी कि रीवा में इतने पेटी कोरेक्स पकड़ी गई। शराब लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, छोटी बोतल लो, घूमो पियो, खुश रहो। तो मेरा यही युवा पीढ़ी से कहना है, आप इन चीज़ों से दूर रहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है विद्या फर्स्ट के पॉडकास्ट में। मेरा नाम विराट है और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर एस परिहार, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आभार आपका, आपकी टीम का, कि मुझे आपने अपने साथ समय दिया और मुझे जोड़ा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि कब आपके जीवन का जो सफ़र है इसकी शुरुआत हुई और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए, हम लोगों की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो नागौद की सरस्वती स्कूल में हुई, जो काफ़ी पुरानी स्कूल है। 8वीं तक हमने वहाँ पढ़ाई की। और उसके बाद सतना में वेंकट वन, जो अपनी गवर्नमेंट स्कूल है, 9 से 12 तक हम लोगों ने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करने के लिए इंदौर गए। इंदौर में गीता भवन नाम का एक बहुत फेमस चौराहा है, वहाँ पे ब्रेन मास्टर क्लासेस थी। तो वहाँ पे हमने 2008 से 2010 तक पीएमटी की तैयारी की। उस दरमियान हमने ऑल इंडिया पीएमटी, एएफएमसी और एमपी पीएमटी का एग्ज़ाम दिया। व्यापम स्कैम अपने चरम पे था, तो एक वो चुनौती भी थी हम लोगों के सामने। फिर एमपी पीएमटी में 2010 में मुझे जनरल कैटेगरी की गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। 30 सितंबर का दिन था। शाम को 4 बजे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में मुझको सीट मिली। वो मेरी जीवन की सबसे खुशियों का अगर एक पल आप पूछे मुझसे, तो 30 सितंबर का वो दिन मुझे आज भी याद आता है, क्योंकि सीट आई थी 1 और मेरी वेटिंग थी 4थी। अच्छा। अब वो 3 सीटें कैसे जुड़ी? जो व्यापम स्कैम में सस्पेक्टेड लोग थे उनको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। अच्छा। वो पहुंचे नहीं, तो 3 जनरल की वो सीट्स वैकेंट होके कन्वर्ट हो गई ओपन में। और मेरा नंबर था 4था। तो मैं सुबह बिल्कुल अपने हतोत्साहित, निराश कि मुझे सीट तो मिलना नहीं है। मैं डेंटल कॉलेज, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर है, वहां से मैंने बीडीएस ले लिया था। अच्छा। इसी उम्मीद में कि अब अगले साल फिर से तैयारी करूंगा, तीसरा प्रयास दूंगा। पर किसी तरह मुझे आखिरी सीट मिली। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से एमबीबीएस किया। फिर 2016 में मुझे इंटर्नशिप के दौरान ही, मैं अपने बैच का पहला स्टूडेंट था जो ऑल इंडिया पीजी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने एमडी मेडिसिन किया गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से 2016 से 2019। फिर मैंने 1 साल सीनियर रेसिडेंसी की मेडिसिन विभाग में। फिर उसके बाद 1 साल 3 महीने कार्डियोलॉजी में एसआरशिप की, आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा से, श्याम साय चिकित्सा महाविद्यालय से। उसी दौरान कोरोना की पहली और दूसरी वेव थी, तो उस दौरान हम लोगों ने यहाँ दोनों जगह सेवाएं दी। फिर उसके बाद मेरा चयन नीट एसएस में हुआ। नीट एसएस जो अखिल भारतीय परीक्षा होती है सुपर स्पेशलिटी के लिए, उसमें ऑल इंडिया में 29वीं रैंक थी मेरी। फिर मैंने जो मेरा ड्रीम कॉलेज था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पिक किया। और फिर मैंने अपनी अभी 2025 अप्रैल में मैंने अपनी डीएम गैस्ट्रो की डिग्री कंप्लीट की। सबसे पहले तो जो देखा गया हमारे पूरे विंध्य क्षेत्र में, या फिर अगर हम एमपी की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, तो लीवर से जुड़ी काफी समस्याएं देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा फैटी लीवर। तो मैं डिटेल में जानना चाहूंगा कि आखिर फैटी लीवर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो विंध्य है, या हम पूरा कहें कि नॉर्थ, जो हमारा पूरा ये एरिया है अपना, एमपी, यूपी, बिहार, यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है जो हम लोगों का ओवरऑल, जो हमारा 24 घंटे का जो दिनचर्या है, उसमें हम लोग कार्ब रिच डाइट लेते हैं। कैलोरी हमारी डाइट में काफी ज्यादा होती है। तो फैटी लीवर का जो मुख्य कारण है एक्सेसिव कैलोरी लेना। ये नहीं कि आप फैट ज्यादा खा रहे हैं, आप किसी भी तरीके से अगर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या कैलोरी ले रहे हैं, तो लीवर की क्या टेंडेंसी है कि हर चीज को वो स्टोर करता है। विटामिन हो वो स्टोर होंगे,
फैट हो वो स्टोर होगा, कैलोरी हो वो स्टोर होगी। तो लीवर बेसिकली स्टोर हाउस का काम करता है। तो वो क्या करता है कि पूरी कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट को फैट के रूप में जमा कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर कभी आपको स्ट्रेस वाली कंडीशन हो, आप आईसीयू में एडमिट हो, आपको कोई बीमारी हो गई, तो फिर यही लीवर ये जो स्टोर्ड फैट है या स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है इनको रिलीज करता है। तो फैटी लीवर का जो मुख्य कारण जो मैं देख रहा हूँ अपने एरिया में, जितने पेशेंट हम लोग देखते हैं, वो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तेल ज्यादा खा रहे हैं। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं तेल चिकना मसाला तो नहीं खाता, मुझे कहाँ से फैटी लीवर हो गया? मुख्य कारण युवा पीढ़ी में अल्कोहल का सेवन, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे सोडा, आप देखते होंगे रेड बुल लड़के कंज्यूम करते हैं, एक्सेसिव कैलोरी है उसमें। तो ये सब चीजें सीधे फैटी लीवर से लिंक्ड है। नाश्ते में हम लोग क्या करते हैं? पूड़ी, पराठा, आलू की सब्जी, तो ये सब चीजें बिल्कुल कैलोरी डेंस हैं। इन चीजों से हमको बचना चाहिए। जैसे अब पोहा हो गया, उपमा हो गया, ब्लैक कॉफी हो गया, ग्रीन टी हो गया, बेसन के चीले हो गए, मूंग की दाल के चीले हो गए, ये सब चीजें प्रोटीन रिच हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को प्रोटीन रिच डाइट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका मसल मास भी मेंटेन रहेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बनी रहेगी जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके फैटी लीवर से। इंसुलिन क्या है? हम लोग सब जानते हैं कि डायबिटीज में काम आता है, शुगर कंट्रोल करता है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप मोटे होंगे तो आपका शुगर बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और फैटी लीवर में चला जाएगा। तो बेसिकली फैटी लीवर किचन से ही शुरू होता है और बिस्तर पे खत्म होता है। आप खाएंगे, लेट जाएंगे, आपको वर्कआउट करेंगे नहीं तो सब जमा होगा और ये 8-10 सालों में फैटी लीवर, फिर उसके बाद लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये फैटी लीवर का बुनियादी मैकेनिज्म है कि कैसे होता है और क्या हम लोग कर सकते हैं। अच्छे से बचने के लिए कुछ उपाय हो तो उसके बारे में बताइए। देखिए, फैटी लीवर से बचना बहुत ही आसान है। कोई आपको कोई बहुत एक्सरसाइज या बहुत ही भाग दौड़ या बहुत ही खान पान में परहेज करने का जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन को बिल्कुल कष्टमय मत बिताइए इससे बचने के लिए। आपको ऐसा करना कि ज्यादा नहीं खाना है कुछ भी करके। ज्यादा में कैसे? हम लोग मिठाइयाँ खा लिया, बिस्किट आई, चाय के साथ एक पैकेट बिस्किट खा लिया, ये सब चीजों से बचिए। एक साथ में जंक फूड हो गए, ये सब चीजों से बचना है। कर क्या सकते हैं? सबसे पहली चीज ब्लैक कॉफी लीजिए आप सुबह शाम। जो स्टडीज में है, लिटरेचर में है, 2 to 3 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफी आपका फैटी लीवर काफी हद तक इंप्रूव कर सकती है। फिर क्या करना है हमको? 45 मिनट्स वर्कआउट, एरोबिक करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, कुछ भी करिए। 45 मिनट्स 5 डेज अ वीक अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो काफी हद तक आप फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। फिर ऐसा किताबों में लिखा है कि आप 500 to 700 कैलोरी माइनस करिए अपने डेली कंज्यूम करने से। मतलब अगर आप 3000 किलो कैलोरी ले रहे हैं, आजकल आपके प्ले स्टोर में हर कहीं कैलोरी काउंटर ऐप आते हैं, आप उसमें पूरा काउंट करिए, उसके हिसाब से आप अपना डेली का बना लीजिए कि मुझे इतना खाना है। तो ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स हैं। और क्या करना है हमको? 5 to 7 किलो या कहते हैं कि 10% का बॉडी वेट हमको कम करना है। तो अगर आप ओबेस हैं, मोटे हैं, तो अपना वजन कम करिए। चाय, देखिए चाय मैं भी पीता हूँ, चाय हम लोगों का इस एरिया में बचपन से ही आदत है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चाय बंद कर दीजिए, बट उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप ब्लैक कॉफी से। ये एक अच्छी हैबिट है। तो खान पान में बस थोड़े से चेंजेस करने हैं आपको और आप देखेंगे कि ड्रामेटिकली रिस्पॉन्स आएगा। आपको कहीं दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से अपना डायबिटीज भी करेक्ट कर सकते हैं, फैटी लीवर भी करेक्ट कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी आपका नियंत्रण में आ जाएगा। अच्छा, हमारे विंद में एक और चीज देखी गई है कि खाली पेट, जैसे कोई भी व्यक्ति या महिला सो के उठते हैं तो सबसे पहले वो गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। अच्छा, चाय क्या इफेक्ट करता है पेट में, इसके बारे में बताइए। देखिए, चाय बहुत ही अच्छी चीज है, चाय बुरी चीज नहीं है। आप 2 से 3 कप चाय ले सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ चीजें होती है जैसे हम कहते हैं यार मन नहीं लग रहा है, चलो चाय पी लेते हैं। मोदी जी भी चाय पे ही चर्चा करते हैं। तो चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसको रिप्लेस करना बहुत कठिन है इस देश में। मैं भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ 3 कप पी चुका हूँ सुबह से। बट क्या करना है हमको? ज्यादा नहीं लेना है। एम्प्टी स्टमक खाली पेट चाय उन लोगों को नुकसान करती है जिनको रिफ्लक्स डिसीज है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। मतलब आपके पेट का जो एसिड है वो आहार नली में वापस आना। बेसिकली जो आपका चाय है, कॉफी है, एप्पल साइडर विनेगर है, या एक्सेसिव जैसे सुबह सुबह नींबू पानी पी लेना, तो ये क्या करते हैं? जो खाने की नली का जो गेट कहते हैं नीचे, उसको ढीला कर देते हैं। तो ऐसे में रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, आपको आयरन की कमी हो सकती है, आपको विटामिन्स की कमी हो सकती है। क्यों? चाय क्या करती है? इनसे बाइंड कर लेती है, चिलेट कर लेती है इनको। तो आपको मिनरल्स, विटामिन्स की कमी हो सकती है ज्यादा कंज्यूम करने पे। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर आप 2 से 3 कप चाय पी रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है।
अच्छा, अब बहुत सारे आपने केसेस को स्टडी किया होगा और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नशा, चाहे हम शराब की बात करें, चाहे हम गुटखा की बात करें, या फिर अन्य कोई नशा जो भी है, हमारे विंद में कोरेक्स का भी काफी ज्यादा देखने को मिला यूथ में। तो ये सारी चीजें कितना इफेक्ट कर रही हैं बॉडी को और लीवर को, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको इसमें दो तरीके की चीजें बताऊंगा। एक तो ये सब चीजें प्रतिबंधित हैं, फिर भी बिक रही हैं और धड़ल्ले से बिक रही हैं। आप न्यूज खोलेंगे, आपको आए दिन एक खबर मिलेगी कि रीवा में इतने पेटी कोरेक्स पकड़ी गई। देखिए, किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, पूरी चेन है जो काफी दिनों से चली आ रही है। प्रशासन रोकने के कदम उठा रहा है, बट अभी मुझे नहीं लगता कि उतने सुचारू रूप से ये चीजें रुक पा रही हैं। तो नशा देखिए दो तरीके का होता है। एक तो होता है जैसे कोई लड़का जिम जा रहा है, आप जिम जाता है तो आप उसको देखिएगा, अगर उसका एक बार बॉडी बन गया है, मसल बन गया है, तो फिर उसको मेंटेन रखना चाहता है। या अगर किसी ने 60 kg का मसल मास कर लिया है तो वो 80 kg चाहता है, वो कैसे बढ़ेगा। तो मेरे पास 2-3 पेशेंट ऐसे आए, अच्छे एथलीट आए, जिनके 6 पैक्स, बिल्कुल अच्छा मसल मास, उनका जॉन्डिस था 28-30, इतना पॉइंट उनका पीलिया हो चुका था। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या किया है, क्योंकि बुक्स में लिखा है कोई भी यंग पेशेंट अगर जॉन्डिस के साथ आए, अगर वो एथलीट है, तो आपको स्टेरॉइड के बारे में जरूर पूछना है। तो वो 2 पेशेंट मैंने देखे, मेरे पास नंबर भी सेम है। फिर वो उनको 2 से 3 महीने लगे, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते थे। अच्छा। तो ये फिर वो उनका पूरा भूख चला गया, पूरा मसल मास चला गया। तो एक तो वो तरीके का नशा है जो आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। दूसरे तरीके के नशे जो हम लोग अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, जो मैं पहले देखता था, आपने देखा होगा स्पाज्मोप्रॉक्सिमन करके टैबलेट बहुत बिकी, सस्ती आती थी, तो उसको लोग, उसमें क्या मॉर्फिन कैटेगरी की दवा, मेडिकल नशा। हाँ, मेडिकल नशा। तो उसको क्या है, वैसे एनाल्जेसिक यूज होता है, दर्द निवारक दवा है, बट लोगों ने उसको नशे के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब उसमें जो ट्रेमाडोल वगैरह जो दवाएं हैं, एक तो आपको हैबिचुअल बनाती हैं। फिर हमने देखा कि जब हम कई बार इनके प्रोसीजर करते हैं कुछ, अगर हम इनको एनेस्थीसिया देने की कोशिश करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी इन पेशेंट्स में कम पड़ता है, उनमें वो दवाएं फिर असर ही नहीं करती हैं। तो आप रेजिस्टेंस हो जाते हो नॉर्मल मेडिसिन के लिए, नॉर्मल एनाल्जेसिक के लिए। फिर आप अगर सिंपल डायग्नोफिलिक लेंगे तो आपको असर नहीं करेगी, तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा जो नशा है, देखिए आप जो कोरेक्स चल रहा है, कोरेक्स में कोडीन होता है। तो ये सब क्या है कि सेंट्रली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट है, आपके खांसी को बंद करने के लिए बनाई गई, और उसमें क्या सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है, उससे नींद आती है, जिससे कहते हैं सस्ता नशा और हल्का नशा। तो लोग सोचते हैं कि मूड भी बना रहे और बहुत दिक्कत भी ना हो। शराब लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, छोटी बोतल लो, घूमो पियो, खुश रहो। तो ये जो है, ये एक तो सबसे पहले आपका पूरा मूड डिस्टर्ब करेगा। आपको जो गट ब्रेन इंटरेक्शन है, देखिए पेट पूरा दिमाग से संबंधित है, इसको बोलते हैं DGBI, डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन। तो आपका लीवर पे तो जॉन्डिस होगा, भूख कम लगेगा, आपका लीवर फेलियर तक हो सकता है। और दूसरी चीजें हैबिट फॉर्मिंग है, आप इनसे बच नहीं पाएंगे फिर। तो मेरा यही युवा पीढ़ी से कहना है, आप इन चीजों से दूर रहिए, आप अच्छा डाइट लीजिए, प्रोटीन रिच खाइए, एक्सरसाइज करिए और अपने आप पे काम करिए। ये चीजें आपको गर्त में ही ले जाएंगी और इनका लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अगर कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति ज्यादा नशा कंज्यूम कर रहा है, चाहे हम कोरेक्स की बात करें या फिर शराब की, कितना क्या बॉडी इफेक्ट हो सकती है, कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं उन्हें? देखिए, अगर अल्कोहल आप अगर आज ले रहे हैं, ऐसा लिखा है कि 40 to 60 ग्राम, फीमेल्स में उसका हाफ डोज लगता है। 40 to 60 ग्राम अब अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं फॉर 10 to 15 ईयर्स, तो आपको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है। मतलब अगर आज मैं अल्कोहल लूंगा तो मुझे कल एल्कोहलिक हेपेटाइटिस नहीं हो जाएगा। देखिए, लीवर में बहुत कैपेसिटी होती है चीज़ों को सहने की। तो आप जब लॉन्ग टर्म में, मतलब समझ रहे हैं, 10-15 साल अगर मैं दारू का सेवन कर रहा हूँ, वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में, तब जाके कहीं मेरा लीवर खराब होगा। तो ये जो आपके कोरेक्स हैं और ये जो मैंने आपको एनाल्जेसिक बताए, ये क्या है, लीवर पे तो उतना असर नहीं कहेंगी। मैं ये बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगा कि इनसे लीवर खराब होता है, बट ये क्या लॉन्ग टर्म में ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी करा देते हैं। ड्रग्स की वजह से लीवर इंजरी होना, उसमें फैटी लीवर हो सकता है, आपका कोलिस्टेटिक जॉन्डिस, मतलब ईचिंग के साथ जॉन्डिस हो सकता है, और धीरे धीरे करके ये मतलब कई सारी साइंटिफिक लीवर में बीमारियां पैदा करते हैं। बट ये लीवर फेलियर ऑल ऑफ अ सडन या कम ड्यूरेशन में
लीवर फेलियर इनसे नहीं होता है, इनके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप 10-15 साल तक ये सब चीज़ें करेंगे, या बिंज ड्रिंकिंग, अब अगर आपने उसमें बुक में लिखा है अगर आपने एक ही दिन में बिंज ड्रिंकिंग कर ली तो आप फैटी लीवर डेवलप हो जाएगा। हम लोगों ने देखा होगा सैटरडे नाइट होती है, लोग एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है लीवर के लिए। खासकर जो आई ओपनर होते हैं, सुबह से उठ के जो अल्कोहल का सेवन चालू कर देते हैं। केज क्वेश्चनर होता है कट डाउन एंड आउट गिल्ट और आई ओपनर, उसमें आई ओपनर को सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई है। मतलब आपने देखा होगा आसपास लोग सुबह कहते हैं ना उनको दारू से कुल्ला कराते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा रिस्क में हैं इन चीजों में। क्या कितनी सच्चाई है, कितनी भ्रांतियां हैं। और ये जो गैस बनने का जो सबसे बड़ा रीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी जहाँ पे 2-3 लोगों को गैस ना बनती हो। तो इसका मेनली क्या रीजन हो सकता है? देखिए कभी कभी तो लगता है हम लोग डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नहीं है। हम लोग जब ओपीडी में बैठते हैं, बीएचयू में 400-500 पेशेंट एक दिन में आता था, तो डीएम गैस हम लोगों को लगता था हम लोग डीएम गैस लिखा लेते हैं इसमें, तो इतना ज्यादा गैस का पेशेंट है। अब गैस बनने के कारण क्या है? देखिए हम लोग आजकल मोबाइल चलाते हुए खा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं मोबाइल लेके जा रहे हैं, एक तरफ रील चल रही है एक तरफ खाना खा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट एरोफेजिया बहुत करते हैं। एरोफेजिया क्या, खाने के साथ हवा कंज्यूम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, ध्यान ही नहीं है कब से एक निवाला चबा रहे हैं। तो ऐसे में गैस, क्योंकि हम हवा सबसे ज्यादा देखा गया कि लोग वही, इनको गैस ज्यादा बनती है जो इधर उधर ध्यान देते हैं, लेट के खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एरोफेजिया, खाने के साथ हवा निगल लेना। दूसरा जो डायबिटिक पेशेंट है या कई लंबे समय से कुछ दवाइयां चल रही हैं, ऐसे पेशेंट्स में जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं, जो पेट के 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया एक बुरे बैक्टीरिया। तो अच्छे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए, पाचन तंत्र के लिए और बाकी चीजों के लिए जरूरी हैं। बट डायबिटीज पेशेंट्स या आप लंबे समय से अगर कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो ये जो बुरे बैक्टीरिया हैं बढ़ जाते हैं, इनका काम होता है गैस बनाना। तो एक वो सिम्टम गैस इन वजह से भी बन सकती है। तो पहला, आप जल्दी जल्दी खाना, टाइम से खाने को फिनिश ना करना, उसको प्रोलॉन्ग खींचना। दूसरा कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे जो मैंने आपको बताया, स्टेरॉइड जो लंबे समय से लोग ले रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, थायराइड के जो पेशेंट हैं, इनमें गैस ज्यादा बनती है। तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंस है एच पाइलोरी। टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो पेट में अपना जम जाता है और वो क्या करता है, वहां से पूरे अल्सर पैदा करता है। अगर पेट में आपके अल्सर है तो आगे चल के वो कैंसर भी कराता है। और ऐसे पेशेंट्स बार बार गैस की समस्या लेके आते हैं। आपने देखा होगा, सर हम गैस की गोली खाई थे, जब तक खाई थे आराम रहा, तो छोड़ देते फिर दिक्कत हुई जा रही है। तो ये वही लोग होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अलार्म सिम्टम हम लोग कहते हैं। अगर एज 50 से ज़्यादा है, 4 से 8 हफ्ते दवा देने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स की फिर हम लोग एंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं और देखते हैं कि गैस आखिर इसको सेकेंडरी कोई ऐसा कारण तो नहीं है जो इसकी जानलेवा साबित हो सके। नॉर्मली गैस देखिए आपको भी बनेगी, मुझे भी बनेगी। अगर आप खाना कंज्यूम करेंगे तो कुछ भाग मलमूत्र में जाएगा और कुछ भाग गैस के रूप में जाएगा, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अत्यधिक मात्रा में गैस बन रही है, उसके साथ आपको नौशिया, वॉमिटिंग या आपका वजन घट रहा है, तो ऐसे में आपको तुरंत दिखाना चाहिए खून की कमी हो रही है। तुरंत आप किसी फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऐसे टाइम पे संपर्क जरूर करें। अच्छा, एक फीमेल्स में बड़ा एडिक्शन देखा गया है मोमोज का, या फिर हम चाउमीन की बात करें, फास्ट फूड की बात करें, मंचूरियन जैसी चीज़ें जो लड़कियां कंज्यूम करती हैं, जिसके कारण पीसीओडी एंड पीरियड्स का बड़ा इशू होता है। तो इन सारी चीज़ों में रोकथाम के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप फीमेल्स को? जो ये फास्ट फूड जो हमारे यहाँ मिल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न तो मुझे इस सीजन में हेपेटाइटिस का है, वायरल हेपेटाइटिस का, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। पीसीओडी तो देखिए लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी के, मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस के और इंसुलिन रेजिस्टेंस के, जो आजकल हर 10 में 3 या 4 फीमेल में आपको पीसीओडी मिलेगा। अब इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? मैं और हमारी जो मैडम है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, हम लोग कभी भी मैदे की चीजें नहीं खाते, क्योंकि मैदा क्या, देखिए रिफाइंड आटा है, उसमें फाइबर 0 होता है। तो अगर आपकी डाइट में फाइबर ही नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपकी गट की जो पेट की मूवमेंट है, मोटिलिटी जिसको बोलते हैं, वो शांत पड़ जाएगी, आपका पेट साफ ही नहीं होगा, आपको पेट फूला फूला लगेगा। तो आप 2-4 दिन 6 दिन तो चलिए ठीक है, आप पचा लेंगे, लंबे समय तक ये चीजें बहुत ज्यादा दुष्परिणाम बताती। क्यों?
आपका देखिए जो छोटी आंत है उसमें से इंसुलिन निकलता है, वो कब निकलता है, सेंसिटिविटी होती है डिओडिनम की जब आप कोई भी ऐसी चीज लेते हैं। तो ये जो मैदा फास्ट फूड, उसके अंदर आपने देखा कितनी कप की सब्जियां डाल के रखी हैं, आप एक भी हेल्दी चीज है ही नहीं उसमें। आप मुझको उसका एक इंग्रेडिएंट बता दीजिए जो फायदा करता हो। देखिए मैं तो नहीं खाता ना, मैं कभी किसी को रिकमेंड करता, बट इनका डायरेक्ट रिलेशन है। आप बीएचयू के सामने लंका चौराहा है बनारस में जाएंगे, या यहाँ आप जाइए शिल्पी प्लाजा के आसपास जाइए, कितने ज्यादा वो है और शाम को कितनी भीड़ लगती है। सबको पता है कि ये नुकसान करेगा। अरे एक दिन तक खाली ही का हो जाए, एक दिन करते करते ही तो सब खेल हो जा रहा है। तो लड़कियों को तो देखिए, लड़कियां तो वल्नरेबल हैं ही, जैसे आपने कहा कि लड़कियां खाती हैं, नहीं लड़के भी बहुत खाते हैं। हाँ। आप देखिए कल्चर आजकल क्या चल रहा है, पिज्जा हट, ब्लिंकिट आ गया, इंस्टामार्ट आ गया, आप शॉप तक नहीं जा रहे नीचे कुछ खरीदने, आपने लेटे लेटे ऑर्डर कर लिया, आपको 10 मिनट में रूम पे मिल गया। आप पहले चल के जाते थे किराने की दुकान से सामान खरीद के लाते थे, थोड़ा चलना होता था, अब तो कुछ नहीं करना आपको। तो ये सब चीजें एक दिन के खाने पीने से नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ आप खाइए, बट आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव जरूर रखिए। तो ये सब चीजें काउंटर एक्ट करने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। शौक को मत मारिए, बट उसको बैलेंस करिए। चाय मत बंद करिए, लिमिट में पीजिए। मोमोज मत बंद करिए, कभी कभी खाइए अगर आपका मन है, बट आप अपने आप को एक्टिव रखिए। फिर भी मतलब कितने दिन में मोमोज खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, मेरी तरफ से तो नहीं खाना चाहिए। मोमोज तो बिल्कुल ही अनहेल्दी फूड। मैं तो कहता हूँ समोसा कचौरी आप घर में बना लीजिए। आप समोसा भी देखिए ना, उस समोसे को तब तक तला जाता है जब तक वो तेल काला नहीं हो जाता। उसी कढ़ाई में बार बार समोसा निकाला जाता है। तो वो जो काला हुआ तेल है वो आप घर में समोसा खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। बट जब वो तेल उबलता रहता है तो वो अथेरोजेनिक हो जाता है। अथेरोजेनिक मतलब हार्ट की जो नसें हैं उनमें क्लॉट पैदा करता है। तो उन चीजों से बचना है हमको। आप घर में बना के खाइए ना, आप नूडल्स खाइए, मैगी खाइए, पर ये कि अपने सामने बना के खाइए अगर आप बना सकें तो। और अगर आपका मन ही है तो कहते हैं जैसे लोग कि होली दिवाली खा सकी थे, तो ठीक है, त्योहार में आप ले सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि एक हेल्दी डाइट क्या होती है? मतलब किसी डॉक्टर की बात करें, जैसे आप हैं, आपके चेहरे में एक अलग शाइन है, ग्लो है, इसके पीछे क्या राज है? आप क्या डाइट फॉलो करते हैं और अन्य लोगों को भी क्या डाइट फॉलो करना चाहिए सुबह से लेके रात तक, इसके बारे में बताइए। विराट, मैं 34 एज हो गया मेरा, मैं 91 बॉर्न हूँ, तो एज ऐसा कम तो नहीं है हम लोगों का। और 10 to 5 का ड्यूटी, उसके बाद 3-4 हॉस्पिटल्स में ऑन कॉल, रोज हर बुधवार बनारस से रीवा आना 230 किलोमीटर। तो देखिए हेक्टिक तो है। उसके बीच में आपको कैसे फिट रहना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले हम लोगों के पास पैसे कम थे पर टाइम था। बिल्कुल। आज पैसे तो हैं पर टाइम नहीं है। जब मैं रेसिडेंट था तो मेरी अर्निंग कम थी, तो मैं अपना रेगुलर जिम चला जाता था। बट अब मुझे 4 हॉस्पिटल से फोन आ जाते हैं, इधर उधर जाना होता है। आप कैसे मना करेंगे? मैं पेशेंट नहीं देखूंगा, बट आपको उसमें ही मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप खाना तभी खाइए, मैं जो करता हूँ, जब आपको भूख लगे। ये नहीं हम लोगों ने यहाँ नियम बना रखा है अपने रीवा सतना सीधी सिंगरौली में, सुबह से उठ के खाए का जरूरी है। सुबह नाश्ता जरूर करें का है, फिर दोपहर के जरूर खाए का है, फिर शाम के चाय के साथ 1-आध पैकेट बिस्कुट हो जाए, फिर रात के तो खाइन का है। तो बेसिकली अगर आप गए नहीं हैं, आपका पेट साफ हुआ है नहीं हुआ, भूख लगी है नहीं लगी, घर में बन गया है, तो उसको खाना जरूरी है। सबसे पहले तो ये आदत बदलनी पड़ेगी। लीवर के ऊपर बोझ बना हुआ। लीवर के ऊपर मतलब हमको हमने आदत बना ली है कि हमको सुबह से रात तक खाना ही है, खाते ही रहना। नहीं, ये नहीं करना है। आपको जब भूख लगे आप तब खाइए। मैं कभी कभी 2 बजे खाता हूँ। कल मैंने डिनर में, जैसे पैसे हैं आपके पास तो आप कुछ भी खा सकते हैं, बट जो आम लोगों के लिए मेरा कहना यही है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से खाएं, कंपल्सन में मत खाएं कि नहीं खाना ही है। जो हमारी डाइट है, जो हम लोग खाते हैं, वो बैलेंस डाइट है। जो प्रोटीन दाल में नहीं है वो चावल में है, जो चावल में नहीं है वो दाल में है। दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आप देखिए कितनी बैलेंस, रोटी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, रायता है, ये एक बैलेंस मील बनाती है। अगर आप यही लेंगे, बाहर की चीजें मत खाइए और आप फिजिकली चलते फिरते रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका एजिंग जो है वो स्लो रहेगी। और आप कह रहे हैं कि यंग दिखने का एक ही तरीका है, कम खाइए, एक्टिव रहिए।
सीधे शॉर्ट फॉर्म में एक ही लाइन कहना है, और आप बिल्कुल शक्कर कम खाइए। ये मीठा जितना भी आप मीठा खाएंगे आपका एजिंग फास्ट कर देगा। मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ, शाम को 4 या 5 बजे। मैं डिनर नहीं करता, कभी भी 9 या 10 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता। चाय अगर कभी पी ली मैंने लेट नाइट, वो भी मेरे लिए बुरी है, मैं जानता हूँ, बट मेरा मील एक ही टाइम का होता है। ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए, और आपका जो लंच है वो बैलेंस होना चाहिए। आप डिनर करें या ना करें कोई जरूरी नहीं है। तो बस मेरा यही कहना है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए। मैं आपके ऊपर डाइट थोप नहीं सकता कि अपना का या खाए का है तो खाए का है, नहीं भाई। आपने देखा होगा कोई पेशेंट आते हैं, कोई 1 किलो चिकन खा लेता है, और कोई थोड़ा सा भी खाएगा तो उसको अगले दिन पेट खराब हो जाएगा। तो मैं आपको एक डाइट बना के दे दूं कि आप कल से ये खाइए, आपकी बॉडी बन जाएगी, आप जवान दिखने लग जाएंगे, ये गलत है। पेशेंट पूछते हैं सर हमारा क्या परहेज है? परहेज हर आदमी का अलग अलग होता है। मैं उनसे यही कहता हूँ अपना अपन परहेज खुद बनाई, जहाँ अपना का सूट करे खाई, ना करे ना खाई। तो कोई गणित नहीं है, सीधी सादी चीजें हैं। अपनी बॉडी के हिसाब से खाइए, शक्कर कम करिए, फास्ट फूड अवॉइड करिए। ये जो फैंसी चीजें मिल रही हैं, लेस कुरकुरे चाउमीन मैगी नूडल्स मोमोज, इनसे बचिए, कम करिए, और फिजिकली फिट रहिए, एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए। हफ्ते में 4-5 दिन 30 मिनट भी करेंगे आप यंग रहेंगे। बस सिंपल पानी एक दिन में कितना कंज्यूम करना चाहिए? पानी ऐसा लोग कहते हैं कि हम तो बहुत सुबेरे से उठ के 2 गिलास पानी पी ले थे, दिन में 12 गिलास पी ले थे, ये सब फालतू का चीज है। आप पानी तब पीजिए, पानी मतलब आप हाइड्रेटेड है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आपका यूरिन अगर येलो आ रहा है तो आप हाइड्रेट नहीं है। आप समझ लीजिए कि आपको पानी की जरूरत है। प्यास लगे तो पानी पीजिए। किसी किसी का जो ओसीडी वाले पेशेंट होते हैं वो दिन भर पानी पीते रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं प्यास लगी है। तो सिंपल आप घर में चेक कर सकते हैं। अगर आपको पेशाब येलो है इसका मतलब आप में पानी की कमी है। हालांकि पेशाब पीला होने के भी कई कारण हैं, पीलिया हो सकता है और भी बाकी चीजें, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट नॉर्मल आदमी को यही करना है। आप जाइए, अगर आपको लग रहा है कि आपका यूरिन कंसंट्रेट हो रहा है, इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड है, आप पानी पीजिए। और नॉर्मल 8 से 10 गिलास पानी एक दिन में एक हेल्दी व्यक्ति के लिए, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें 2-3 गिलास 4 गिलास बढ़ा लीजिए, बस इतना ही है। पुराने दौर से अगर हम कंपेयर करें अभी प्रेजेंट टाइम में, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और अभी तो ऐसा होता है कि लोग टहलते घूमते हार्ट अटैक आया, गिर गए नीचे और ख़त्म हो जाते हैं। इसके पीछे क्या सबसे बड़ा रीज़न है? अभी आप ये भी देख सकते हैं कि पेट से संबंधित आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। तो एक तो पेट का सबसे बड़ा इशू चल रहा है, दूसरा है वो है हार्ट अटैक का, कि चल रहे हैं, घूम रहे हैं, डीजे में डांस कर रहे हैं या गिर गए। इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए सडन डेथ पहले भी होती थी, बट अभी कुछ समय से ये चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया है तो आप देख लेते हैं कि दूल्हा घोड़ी चढ़ा गिर गया, एक्सरसाइज कर रहा, सीसीटीवी है वहीं खत्म हो गया। आज से 8 साल पहले आपके पास, 10 साल पहले ना तो इंस्टा था, ना व्हाट्सएप था, ना इतना ज्यादा सीसीटीवी का चलन था। मौतें पहले भी होती थी, पर क्या अब दिखती ज्यादा है। अब वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? वजह देखिए, मैं आपसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फूड का कल्चर है, मैंने अभी पिछले 2 महीने में आप समझ लीजिए जो कैंसर होता है वो पहले 40-50 साल के बाद ही होता था। पिछले 1 महीने में मैंने 3 पेशेंट बिलो 30 देख लिए, और उनको ऐसे कैंसर है जो ठीक भी नहीं हो सकते। तो सब क्यों हो रहा है? ये कहीं ना पेट के कैंसर, तो अगर पेट का कैंसर इतना बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका खान पान से डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल। अब तीसरी चीज सडन डेथ, चलते चलते गिर जाना। देखिए फैटी लीवर आपने पूछा, फैटी लीवर आजकल कितना कॉमन है। सब कहते हैं कि अगर लीवर कंपनसेटेड है, कंपनसेटेड मतलब अगर लीवर अभी बहुत खराब नहीं हुआ है, ऐसे में जो कॉज ऑफ डेथ है फैटी लीवर या कंपनसेटेड लीवर के मरीजों में, जो कॉज ऑफ डेथ है वो कार्डियक कॉज है। ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का रिस्क ज्यादा रहता है जिनको फैटी लीवर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो अगर आपको फैटी लीवर है तो आप लीवर को तो दिखाइए ही दिखाइए, आप हार्ट के डॉक्टर को जरूर दिखाइए। उसमें क्या देखना है हम लोगों को? फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना है, HDL है, LDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। आप सिंपल एक, अगर आप जिम जा रहे हैं, काफी ज्यादा फील्ड में एक्टिव हैं, तो आप एक ECG करा लीजिए, एक इको करा लीजिए और एक कोलेस्ट्रॉल का जांच करा लीजिए। फिर कार्डियोलॉजिस्ट मिलिए, आप उनसे कहिए सर आप हमारा एक
रूटीन हार्ट का चेकअप कर लीजिए, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफी फायदेमंद होगा। तो जरूरी नहीं कि अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, वो डायरेक्ट कोरिलेटेड है एक दूसरे से। तो हम लोगों को होल बॉडी चेकअप जैसे मैं अपना हर 6 मंथ्स में रूटीन कराता हूँ, जिसमें प्रोटीन वगैरह फिजिकली फिट रहता हूँ तो उसके लिए कंज्यूम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पैरामीटर्स कैसे हैं। ये सबको ये चीजें शामिल 1000-1200 रुपए में आजकल कोई भी लैब में हो जाती हैं। तो खान पान के साथ हम लोगों को रूटीन चेकअप पे भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि कोरोना के टीके के बाद सडन डेथ काफी बढ़ गई है, जो हम लोग रोज सुनते हैं। तो ये कुछ स्टडीज आई हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं कोरिलेशन है पोस्ट कोविड या कोविड वैक्सीन से, बट अभी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो हम उस चीज पे अभी नहीं कह सकते कि नहीं उसी से है। बट खान पान में बदलाव, फिजिकली इनएक्टिव रहना, और आप देखिए पहले कम्युनिकेबल डिसीजेस ज्यादा थी, अब आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ज्यादा है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट अटैक, फैटी लीवर, ये चीजें बढ़ गई। पहले मीजल्स, छोटी माता, बड़ी माता, मलेरिया, अब आप मलेरिया कितना देखते हैं? मलेरिया हम लोग बहुत कम देखते हैं। इन्फेक्शियस चीजें कम हो गई हैं। खान पान में बदलाव और शैली में बदलाव की वजह से जो बीमारियां हो गई हैं उनका एपिडेमिक चल रहा है। इसका डायरेक्ट रिलेशन है अचानक हो रही मौतों से। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं खुद में बदलाव करना है, रूटीन चेकअप कराइए और कोई डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी तक आपने कई सारे मरीज आपने देखे, आप बनारस में भी बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, तो विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा मरीज आप कौन सी बीमारी के आपने देखे अभी तक यहाँ पे? अगर आप लीवर और पेट संबंधित, जैसे मैंने कार्डियोलॉजी में भी काम किया है जी, तो देखिए इस एरिया में हार्ट के पेशेंट भी काफी ज्यादा हैं। यानी अपने विंध्य में? हाँ, विंध्य में आप देखिए हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एक महीने में उन्होंने पिछले साल उन्होंने सबसे ज्यादा एंजियोप्लास्टी हुई है यहाँ पे, काफी सराहनीय काम है। तो दूसरी बात, इसका मतलब अगर ये हार्ट के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों की डाइट इस एरिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है ज्यादा। दूसरा, अगर आप लीवर और पेट संबंधित बातें करें तो फैटी लीवर सबसे ज्यादा है, फैटी लीवर और गैस की समस्या है। तो ये सब पूरा जो एक स्पेक्ट्रम चल रहा है, ये डायरेक्टली आपका लाइफस्टाइल और खाने पीने से ही मतलब है इसका। और लीवर बहुत कम पेशेंट, जैसे आप बनारस की बात करें, जो गैंगेटिक बेल्ट है, जहां से गंगा निकलती है, अगर वहां जॉन्डिस का पेशेंट आता है, फीमेल रहती है मिडिल एज की, तो कैंसर हम लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गैंगेटिक बेल्ट है उसमें गंगा में हैवी मेटल ज्यादा है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया ज्यादा है, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो उस एरिया में लीवर में मवाद और गॉल ब्लैडर में कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा देखे हैं मैंने, और काफी अर्ली एज में। इस एरिया में ऐसे पेशेंट कम है। इस एरिया में हमारे पास पित्त की थैली में पथरी के पेशेंट आ रहे हैं, फैटी लीवर के पेशेंट आ रहे हैं, और कुछ हद तक लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं जो एल्कोहलिक है। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज थोड़ा सा कम देखे गए हैं उस एरिया के कंपेरिजन में। तो ये थोड़ा सा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। आपका पानी का सोर्स क्या है, खान पान का क्या है, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे इतना ज़्यादा कैंसर मैंने देखा है उस एरिया में। उसके पीछे कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। जहाँ से गंगा निकली है वहाँ पे हिपेटोबिलियरी मेलिग्नेंसी ज़्यादा है। हिपेटोबिलियरी मतलब लीवर और गॉल ब्लैडर के कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो ये जगह और टाइम और खान पान के हिसाब से बीमारियों का चलन भी बदलता रहता है। यानी बीमारियों की जो शुरुआत होती है वो लीवर से ही होती है। लीवर और पेट, आप पूरा उसको एक ही मान लीजिए, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक और लीवर, ये सब चीजें मिलजुल के ही पूरा खेल चल रहा है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लीवर को फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? लीवर को देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। लीवर एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। दिन भर सबसे अगर बिजिएस्ट ऑर्गन आप पूछेंगे आपकी बॉडी का सबसे व्यस्त कौन है, तो हार्ट और लीवर। लीवर दिन भर काम करता है। आपका यूरिन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, निकलता किडनी से। आपका पूरा जितने विटामिन है सब लीवर में स्टोर होते हैं। तो वो अपना आपकी सफाई वो खुद से कर लेगा। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसको तंग मत करिए। तंग करना क्या है? आप नशे से बचिए, जो मैंने बताया, ओवर ईटिंग मत करिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप कोई भी आईवी ड्रग अब्यूज जो हम लोग कर रहे हैं वो सब चीज़ों से बचना है, और फिट रहिए, अपना वेट कंट्रोल रखिए। लीवर अपने आप खुद को, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में आजकल की लीवर डिटॉक्स ड्रिंक ले लीजिए, ये ले लीजिए तो आपका 28 दिनों में फैटी लीवर गायब हो जाएगा। दिस इज ऑल बुलशिट, सब फालतू है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है।
दुनिया में कोई दवाइयाँ इसके लिए, 1-2 दवाइयाँ बनी हुई हैं और आए ना आए दिन एक नया रील आ जाती है, लोग उसको अंधे होके फॉलो करने लग जाते हैं कि उनका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। कुछ नहीं करना। दोबारा लीवर को फिट किया जा सकता है? नहीं, देखिए अर्ली सिरोसिस तक रिवर्सिबल है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि लीवर अगर फाइब्रोसिस हो गया है, लीवर को 2 तरीके से बांटा गया है, एक कंपनसेटेड सीएलडी और एक डिकम्पनसेटेड। डिकम्पनसेटेड मतलब अब वो जवाब दे चुका है कि अब हम ठीक नहीं हो सकते। कंपनसेटेड सीएलडी जैसे आपका हेपेटाइटिस बी से हुआ, आप हेपेटाइटिस बी का दवा दीजिए तो लीवर वापस आ सकता है। हेपेटाइटिस सी से हुआ, आप उसका दवा दीजिए। अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं, आप एल्कोहल बंद कर दीजिए तो भी आपका लीवर वापस आ जाएगा। अगर आपको फैटी लीवर की वजह से हो गया है, आप अपना मेटाबॉलिज्म करेक्ट कर दीजिए तो भी लीवर वापस आ जाएगा। लीवर आपका एक हद तक जो लीवर की खराबी है वो रिवर्सिबल है। तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अगर लीवर खराब हो गया है तो वो खराब ही हो गया है, वो वापस आ सकता है। बट उसके लिए आपको परहेज करना पड़ेगा और रेगुलर दवाएं खानी पड़ेंगी और डॉक्टर से नियमित मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपने जाना अपनी सेहत के बारे में, कैसे आप फिट रह सकते हैं, अपने लीवर को कैसे बचा सकते हैं, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए। और आज का जो अंतिम प्रश्न जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खबरों में हम देखते हैं और न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या कोई जब भी वो तैयारी करते हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो वो सुसाइड कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलती है। तो इसके पीछे क्या सबसे बड़ा रीज़न है? और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा पेरेंट्स का भी एक प्रेशर होता है कि अरे वो उनके बेटे ने तो कर लिया, तुम नहीं कर पाए। तो एक जो फैमिली का प्रेशर है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लग रहा है जो हमने आज बात की, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ जो लड़के हैं उनका टॉलरेंस खत्म हो चुका है, उनकी सहन शक्ति बहुत ही कम है। तो मैं 2008 में जब इंदौर गया था, मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन कौन से पेपर देने हैं, पर हाँ मुझे ये पता था, मैं अक्सर खुद से ये पूछता था कि अगर मैंने एक पेपर नहीं निकाला जीवन में तो मैं क्या करूँगा। मतलब मुझे निकालना ही निकालना है। अगर आप इस सोच से जाएंगे तो मुझे लगता है निकल जाती हैं चीज़ें। पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया मेरे 147 मार्क्स आए MPPMT में, कट ऑफ था 160 2009 में, सब याद है। जब मैंने दूसरी बार पेपर दिया मेरे 167 थे, डायरेक्ट 20 नंबर मेरे बढ़े। आपके पापा से लोग कहते थे कि यारे फार्मेसी करा दे, डेंटल करा दे, अरे मार्ट साहब कहाँ परेशान है, ना हुई सिलेक्शन। हमारी मम्मी कहती थी बेटा तुम ही जा करा के तुम वहाँ करा, ठीक है तुम पढ़ा जा। फिर इंदौर से जब 13 नंबर कम थे तो मैंने कहा एक ट्राई और लेता हूँ। फिर मैं फिर इंदौर गया, तो दूसरी बार जब मैंने दिया तो मैंने आपको बताया कि जनरल की लास्ट सीट गवर्नमेंट की मुझे मिली, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने बच्चे को तैयारी के लिए भेज रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके ऊपर भरोसा करिए, उसको दबाव मत बनाइए। अगर आपका बच्चा PMT निकाल भी लेता है, MBBS करने चला भी गया, मैं 2010 में MBBS करने गया था और 2025 में मेरा DM कंप्लीट हुआ। 15 साल लगते हैं आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन के निकलने में। तो आप सोचेंगे कि 5 साल में आपका लड़का सब कुछ करके और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। उसको टाइम दीजिए, उसको मेहनत करने दीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पैसे की बहुत ज़्यादा अर्निंग है इस प्रोफेशन में, बहुत ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि वो ज़माना कुछ और था जब आपके पास 6 या 7 मेडिकल कॉलेज थे, वैकेंसी ज़्यादा थी। आपके पास आज गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जॉब उतना ईजिली मिल पाना MBBS लेवल पे थोड़ा सा टफ है। ये एक बड़ा हार्श ट्रूथ है, बट सबको पता होना जरूरी है। तो अगर आप फाइनेंशियल मजबूत होने के लिए अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम डॉक्टर बन जाइए तो हमारा सब सही हो जाए, तो देखिए एक दिन में नहीं होने वाला। 14 साल में वनवास भी पूरा हो गया था, मुझे 15 साल लग गए, अभी मेरा अज्ञातवास ही चल रहा है। अब मैं जाके रीवा वापस आया हूँ, 2008 में निकला था, 2025 में वापस आया, 17 साल लग गए, अभी भी सतना नहीं जा पाता मैं। तो देखिए अपने बच्चे को दबाव मत बनाइए, उसका जो मन है वो उसको करने दीजिए, भरोसा करिए वो पढ़ेगा और टाइम लगेगा। आप उसको 10 साल दीजिए। अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसको 10 साल दीजिए। पैसा, फेम, ये सब चीज़ें अपने आप आएंगी अगर वो मेहनत करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जिसका मन आए, जितनी मेहनत उससे हो पाए उसको करने दीजिए। एक्सेसिव प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि वो फिर आगे चल के वो जीवन में हमेशा दबाव महसूस करेगा।
वो कभी भी खुल के जीवन नहीं जी पाएगा, हमेशा आपकी तरफ देखेगा, आप उसकी तरफ देखेंगे और दोनों लोग मजबूर रहेंगे, और सफलता ऐसे में नहीं मिलती है किसी को। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आपने कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में जाना, लीवर के बारे में जाना, और साथ में सर ने ये भी बताया कि जो भी बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान देना जरूरी है और उनके पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। आज के वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और मैं विंध्य के लोगों से कनेक्ट कर पाया, और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं मैं आपको देखता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू।